नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नवंबर 2022 के प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह को देखेंगे। दोस्तों, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटना, खेल परिदृश्य, इम्पोर्टेंट नियुक्तियां, इम्पोर्टेंट पुस्तक, इम्पोर्टेंट डे सभी की जिक्र करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट रहेगी। साथ ही साथ ये तो करंट की वीडियो है, इससे जो भी स्टैटिस्टिक्स फॉर्म में जीके बन सकती है सभी की चर्चा हम साथ में करते चलेंगे, ताकि आपको दोनों पहलू क्लियर होते चले और अच्छे से समझ में आए। पहला प्रश्न है यहाँ पे, के बिरला फाउंडेशन का व्यास सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों, व्यास सम्मान जो है ये आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से? 1992 से दिया जाता है। इसी से मिलता जुलता एक और पुरस्कार है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 में होती है और ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो व्यास सम्मान 2021 जो है ये आपको असगर वजाहत को दिया गया है, और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है लेटेस्ट वाली ये दामोदर मौजे को दिया गया है। दामोदर मौजे, ठीक है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार अगर लेटेस्ट वाली पूछे तो दामोदर मौजे, और आपका अगर व्यास सम्मान 2021 लेटेस्ट वाली पूछे तो असगर वजाहत, ठीक है। अब असगर वजाहत का पिक्चर देख सकते हैं, और ये जो है आपका 31वां व्यास सम्मान था जो असगर वजाहत को दिया गया है, ठीक है। और ये किस लिए दिया गया है? तो महाकवि तुलसीदास के ऊपर लिखी गई नाटक महावली के लिए असगर वजाहत को व्यास सम्मान यानी 31वां व्यास सम्मान 2021 दिया गया है। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है हमारा, देश में निर्मित पहला विमान वाहक युद्धपोत कौन सा है जिसे भारतीय नौसेना में सितंबर 2022 में शामिल किया गया। दोस्तों, विमान वाहक पोत भारत के पास पहले से ही अवेलेबल था, लेकिन ये स्वदेशी है यानी देश में निर्मित है। इससे पहले हम विदेश से आयात करते थे और भारतीय सेना को डिप्यूट करते थे, लेकिन यहाँ पे हमने खुद ही बनाया है, इसीलिए ये काफी चर्च में रहेगा। इंपोर्टेंट कर लीजिएगा किसी भी एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो इसका नाम है आपका INS विक्रांत। चौंकिएगा नहीं, INS विक्रांत देश के प्रथम युद्धपोत भी है, लेकिन वो आयात किया गया था आपका ब्रिटेन से। कहां से लाया गया था? ब्रिटेन से, जिसे 1961 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था, लेकिन इसे 1997 में रिटायरमेंट दे दिया गया INS विक्रांत को। तो इसी के नाम पे जो स्वदेश निर्मित नया पोत हमने बनाया है INS विक्रांत, इसका नाम भी INS विक्रांत ही दे दिया है। भारत निर्मित मतलब स्वदेश निर्मित जो पोत अभी हमने सितंबर 2022 में लॉन्च किया है, इसका भी नाम INS विक्रांत है। अब देख लेते हैं इसे कौन बनाया है। तो इसे बनाया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। आप यहाँ देख पा सकते हैं, यहाँ पे निर्माण लिखा है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। लागत जो है लगभग यहाँ पे 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। वजन बात करें तो 43,000 टन है। तो ये तो हो गई आपको इस विमान की कुछ विशेषताएं, ठीक है। अब आते हैं इसके थोड़ा सा डीप में जाते हैं, हिस्ट्री में बात करें। भारत के पास अभी जो है विमान वाहक युद्धपोत कितने हैं? तो 2 है। 2 में कौन कौन से हैं? एक है INS विक्रमादित्य और एक है अभी जो लेटेस्ट इसको डिप्यूट किया गया है INS विक्रांत। तो INS विक्रांत एक प्राचीन विमान वाहक पोत भी था। मैं भी पहले ही बताया कि इसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है, लेकिन वो आयात किया गया था कहां से? ये 1957 में ब्रिटेन से खरीदा गया था, जिसे 1961 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। 1997 में इसे रिटायर दे दिया गया। तो इन्हीं के नाम पे ये देसी निर्मित जो विमान बना है INS विक्रांत, तो इसको डिप्यूट किया गया है। तो अभी 2 जो युद्धपोत विमान है, एक तो हो गया आपका INS विक्रांत जिसे आप इस मतलब स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और दूसरा का नाम है INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य भारतीय सेना में शामिल होने से पहले रूस में जो है एडमिरल गार्सोकोव इस नाम से रूसी सेना में शामिल था। इसे हम रूस से खरीदे हैं, ठीक है। और जो INS विक्रांत था पहले वाला, उसे हम ब्रिटेन से खरीदे थे, जिसे हम रिटायर दे दिए 1997 में। और स्वदेश निर्मित अब विमान वाहक जो पोत हो गया INS विक्रांत, दोनों मिला के अब 2 विमान वाहक पोत हो गया भारत के पास, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। आई होप आप अच्छे से ये कहानी समझ गए होंगे कि इसका नाम क्यों INS विक्रांत ही पड़ा। एक प्रश्न यहाँ पे है,
अमेरिकी ओपन 2022 में महिला एकल के विजेता कौन है? दोस्तों, जो टेनिस के 4 महाकुंभ होते हैं उसमें 4 प्रतियोगिता होती है। अमेरिका ओपन होती है, ऑस्ट्रेलिया ओपन होती है, विंबलडन होती है और एक होता है आपका फ्रांस ओपन। ठीक है, ये 3-4 होते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, विंबलडन और फ्रेंच ओपन। तो वर्ष के शुरुआत में सबसे पहले आपका जो है फ्रेंच ओपन होती है। ठीक है, इसके बाद में जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन होती है, इसके बाद में आपका जो है फ्रेंच ओपन होती है, फिर विंबलडन होती है और लास्ट में यूएसए ओपन होती है। अब यहां से क्वेश्चन आपको स्टैटिक्स फॉर्म में पूछा जाता है कि विंबलडन किस ग्रास पे मतलब किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो विंबलडन जो है आपका ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है, घास वाली मैदान पे खेली जाती है। ठीक है, और जो फ्रेंच ओपन है ये आपका क्ले वाली कोर्ट पे खेली जाती है, क्ले कोर्ट पे, मिट्टी का बना हुआ मैदान पे। और बचा 2, एक बचा आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन और एक बचा आपका यूएसए ओपन यानी अमेरिकन ओपन, जो ऊपर में आप प्रश्न देख रहे हैं। तो ये दोनों आपका हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, कंक्रीट वाली मैदान पे। ये तो हो गई कहाँ पे खेला जाता है, कितने प्रतियोगिता होती है। ठीक है, तो ये जो अमेरिका ओपन 2022 है ये आपका महिला एकल में विजेता जो रही है ये आपका एगा स्वितेक रही है। कौन रही है? एगा स्वितेक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न यहाँ पे जो है अब थोड़ा सा देख लेते हैं, इसमें और भी है जो 5 स्पर्धा है, पुरुष एकल, महिला मतलब दोनों युगल। तो ये सब देख लेते हैं कौन जीते हैं। तो अमेरिकी ओपन 2022 के जो पुरुष एकल के विजेता हैं ये आपका कार्लोस अल्कारेज है जो स्पेन के हैं। ठीक है, कार्लोस अल्कारेज जो स्पेन के हैं। इसके अलावा महिला एकल के विजेता ईगा स्वितेक है जो पोलैंड के हैं। इसके देश भी पूछा जाता है तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे रोजर फेडरर का देश पूछा जाता है, नोवाक जोकोविच का देश पूछा जाता है। तो ये सब तो काफी पुराने हो गए, लेकिन जो नए नए ये जीत रहे हैं, ये टूर्नामेंट जीतने का मतलब ही है कि वो बहुत बड़ी खिलाड़ी बन जाते हैं। तो इसीलिए इसका देश भी जो है आपको ध्यान रखना है। तो पुरुष एकल में कार्लोस अल्कारेज स्पेन के हैं और महिला एकल में ईगा स्वितेक पोलैंड के हैं। इसके अलावा पुरुष युगल जल्दी नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये जाने दीजिए आप, महिला एकल और पुरुष एकल जरूर ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, ये ग्रुप डी में भी पूछा गया था कि डीआरडीओ के नए चेयरमैन के रूप में अगस्त 2022 में किसे नियुक्त किया गया? तो जो डीआरडीओ के नए चेयरमैन हैं ये आपका समीर बी कामत है। मैंने एनालिसिस के दौरान भी बताया था। और ये किसका जगह लिया है? तो ये जगह लिए हैं आपका जी सतीश रेड्डी का, जो भूतपूर्व डीआरडीओ के चेयरमैन हुआ करते थे। वर्तमान में जी सतीश रेड्डी जो है ये भारत के रक्षा मंत्री के सलाहकार बने हैं। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। ठीक है, भारत के रक्षा मंत्री के सलाहकार बने हैं आपका जी सतीश रेड्डी, जो पहले डीआरडीओ के जो प्रमुख थे और वर्तमान में डीआरडीओ के प्रमुख जो है आपका कामत जी बन गए हैं। डीआरडीओ की स्थापना की बात करें तो 1958 में होती है। मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका दिल्ली में है। इसके अलावा एक इसी क्रम में आ जाता है इसरो। तो इसरो का जो अभी चीफ है ये एस सोमनाथ है। ठीक है, और इसरो का मुख्यालय जो है आपका बंगलोर में है। ठीक है, इसरो की स्थापना की बात करेंगे तो 1969 में होती है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2021-22 के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड किसे दिया गया? इत्मीनान के साथ देखिए, काफी मजा आएगी और सारा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा, ये वीडियो देखते देखते। ठीक है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने जो वर्ष 2021-2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को चुना है तो ये महिला एकल में आपका मतलब महिला में चुना है मनीषा कल्याण को, और सुनील छेत्री को पुरुष में चुना है। बात करें दोस्तों, सुनील छेत्री जो है गोल करने के मामले में मेसी को पीछे छोड़ दिया है। किसे? मेसी को पीछे छोड़ दिया है। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद मनीषा कल्याण जो है आपको ग्रुप डी में पूछा गया था कि इसकी किस खेल से संबंधित है, तो ये भारतीय प्रोफेशनल फुटबॉलर है। ठीक है, इसके बाद सुनील छेत्री के बारे में एक्स्ट्रा क्या है, तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 जो है ये सुनील छेत्री को भी दिया गया था। 12 आदमी में एक आदमी सुनील छेत्री भी थे। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, जिसकी अभी अभी चर्चा हमने किया कि 21-22 के लिए सुनील छेत्री और मनीषा कल्याण को महिला और पुरुष में क्रमशः जो है सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का जो है अवार्ड दिया है। तो फुटबॉल महासंघ का जो है अभी अध्यक्ष की मतलब बदला हो गया है। तो अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कल्याण चौबे। इससे पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका प्रफुल्ल पटेल था। ये प्रफुल्ल पटेल का स्थान लिया है आपका कल्याण चौबे। बात करें AIFF अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है। और स्थापना कब होती है? तो 1937 में होती है। तो सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक प्रश्न है हमारा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? दोस्तों, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का ये 64वां संस्करण है जो दिया जाता है आपके फिलीपींस के मतलब पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पे दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो साल 2022 के लिए यह 4 आदमी को दिया गया है यह पुरस्कार, 24वां। तो ये 64वां, माफ कीजिएगा।
तो ये किस किस को दिया गया है, तो आपको याद नहीं रखना है कि किस किस को दिया गया है, बस जो है मात्रा याद रखना है, मतलब जो है नंबर याद रखने हैं, कितने आदमी को दिया गया है, तो 4 आदमी को दिया गया है। कौन सा नंबर का था, तो 64वां नंबर के था। किस देश की सरकार देती है, तो फिलीपींस की सरकार देती है। किस चीज के नाम पे, तो वहां के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पे। भारत में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है, तो आचार्य विनोबा भावे हैं। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है किसको मिला है, अगर एक आदमी को मिला होता तो पूछे जाने की संभावना होती है, अगर एक से अधिक आदमी को मिलता है तो पूछे जाने की संभावना कम हो जाती है, लेकिन उससे जो मिलता जुलता फैक्ट रहता है वो आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो यहाँ पे 4 आदमी में से कौन कौन है, तो आपको जो ये मिला है कि कंबोडिया के मनोचिकित्सक सोथियारा छिन को दिया गया है। इसके अलावा जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हटोरी को दिया गया है। इसके बाद फिलीपींस का ही बाल रोग विशेषज्ञ जे बर्नार्ड मैड्रिड को दिया गया है। इसके बाद फ्रांस के फिल्म निर्माता व पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेनचेघिव को दिया गया है। तो ये 4 आदमी को दिया गया है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो 64वें संस्करण है। एक प्रश्न यहाँ पे है, 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो 67वें फिल्म पुरस्कार 2022 का जो आयोजन है ये आपका मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को चुना गया है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है विष्णुवर्धन को दिया गया है, और ये शेरशाह का निर्देशक है, फिल्म शेरशाह के लिए ही दिया गया है विष्णुवर्धन को निर्देशन में। इसके बाद सर्वाधिक 9 पुरस्कार जो है सरदार उधम फिल्म का नाम है, इसे दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है आपका ये तो शेरशाह है, लेकिन सबसे अधिक जो है पुरस्कार किस फिल्म को मिला, तो सरदार उधम को मिला। थोड़ा सा पेच है, ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की पुरस्कार जो है कृति सेनन को दिया गया है। बात करें 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार का जो अवार्ड वितरण का समारोह हुआ, ये कहाँ हुआ, तो मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में हुआ था। एक प्रश्न है यहाँ पे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ किस अर्थशास्त्री का अगस्त 2022 में निधन हो गया। मैंने पहले ही कहा कि पीडी में जो जो पहलू छपते हैं मैं हर सेक्टर से प्रश्न लेके आऊंगा, चाहे तो निधन की बात हो, खेल की बात हो, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना, नियुक्तियां, ये सभी प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो 2022 अगस्त में जो निधन हो गया है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित रहे हैं अर्थशास्त्री, इनका नाम अभिजीत सेन है। भारत के प्रथम मतलब अर्थशास्त्री जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए, यह आपका अमर्त्य सेन है। इस फॉर्म में ये क्वेश्चन मिलता जुलता है, इसलिए मैंने रख लिया। इसके बाद एक और अर्थशास्त्री को 2019 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। इसका नाम निखिल बनर्जी ही है शायद, है ना, निखिल बनर्जी ही है, तो इनको दिया गया था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अभिजीत सेन को जो है वर्ष 2010 में पद्म भूषण भी दिया गया था, और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित रहे हैं, साथ ही साथ सीएससीपी में कुछ दिन ये कार्यरत भी रहे हैं। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। अभी हाल में अभिजीत सेन की इससे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि अभिजीत सेन का अगस्त 2022 में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो अर्थशास्त्री थे, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन था। दोस्तों, सोवियत संघ की विघटन जो है 1991 में होती है, जिसमें सबसे बड़ा देश जो वर्तमान में भी है क्षेत्रफल के हिसाब से रसिया, ये भी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। और जब सोवियत संघ अलग हो गए तो 15 स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ। तो जो लास्ट राष्ट्रपति था सोवियत संघ का, ये कौन था, तो ये आपका मिखाइल गोर्बाचोव था। इस क्वेश्चन को दो तरीके से आप बोल सकते हैं, सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति, या फिर ये बोल सकते हैं कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, क्योंकि विघटन हो गया तो सोवियत संघ अलग अलग राष्ट्र में बट गए, तो लास्ट राष्ट्रपति कहिए या उस समय का राष्ट्रपति कहिए, तो ये आपका मिखाइल गोर्बाचोव हो गया। मैं इसलिए क्वेश्चन को रखा हूं क्योंकि अभी अभी इसका निधन हो गया है, ठीक है। तो आपको स्टैटिक्स फॉर्म में ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और निधन से भी रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये कौन है, तो ये सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे। सोवियत संघ की विघटन की बात करें तो 25 दिसंबर 1991 को हुआ था, और इसके बाद जो है 15 स्वतंत्र राज्य बन गए थे, जिसमें अभी आप देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रहा है, ये दोनों पहले एक ही थे, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था। दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव जो फेस्टिवल है, इसका आयोजन आपका भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था, और ये 12वें नंबर का जो है विज्ञान फिल्म महोत्सव है, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, और ये आरआरसी ग्रुप डी में पूछ दिया गया है। आरआरसी ग्रुप डी के अंदर ये क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका भोपाल मध्य प्रदेश में होती है राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन। इसके अलावा 2021 में यह आयोजन जो है 11वां फिल्म महोत्सव का आयोजन, मतलब फिल्म नहीं विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन, ये आपका मुंबई में
किया गया था। तो दोनों बात आप ध्यान रखेंगे। हाँ, इसी से याद आया, मुंबई से कि जो ओलंपिक कमेटी की बैठक होने वाली है 2023 के अंदर, ये आपका मुंबई में ही होने वाली है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न यहाँ पे नियुक्ति से है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में जून 2022 में किसे चुना गया? तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में 2022 जून में सुरेश एन पटेल को चुना गया है। अब देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होंगे कौन? सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल जो है देश के नए सतर्कता आयुक्त होंगे। बात करिए किसका स्थान लिया है, तो ये आपका संजय कोठारी का स्थान लिया है। तो ध्यान रखेंगे, ये देख लीजिए इनका फिगर है ना, सुरेश एन पटेल जी का। अगला प्रश्न है हमारा, 16 देशों का वायु सैनिक अभ्यास पिच ब्लैक। पिच ब्लैक क्या है, स्टैटिक्स फॉर्म में पूछा जाएगा। तो ये 16 देशों का वायुसेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, 2022 में संपन्न हुई है। ये किस देश में संपन्न हुई है? तो ये आपका मेजबानी जो है ऑस्ट्रेलिया किया है, इसमें भारत भी शामिल थे। तो ध्यान रखिएगा, जहां भारत शामिल है वहां से क्वेश्चन बना। तो 16 देशों का संयुक्त जो वायु सैनिक अभ्यास है उसका क्या नाम दिया गया है? पिच ब्लैक। कहां हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा भारत और वियतनाम का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम है बिनबैक्स। ये 2022 में इसका आयोजन कहां पर हुआ? तो ये आपका पंचकुला में हुआ है। और जो आगामी 2023 में इसका आयोजन होगा, ये थल सेना के बीच का आयोजन है, ध्यान रखिएगा, ये थल सेना का आयोजन है। इसीलिए है ना, कहीं नदियां कोई समुद्र की वगैरह की जिक्र नहीं है यहाँ पे पंचकुला जगह का नाम है। ठीक है, ये आपका महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे भारत और वियतनाम का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है बिनबैक्स 2022 जो थल सेना के बीच में होती है, तो ये पंचकुला में हुआ है। और 2023 में इस प्रकार का जो आयोजन है ये आपका वियतनाम में होगा। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, वियतनाम की राजधानी कहाँ है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो अब देखिए 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, प्रवासी भारतीय से आप समझ गए होंगे कि किसके जो है आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका महात्मा गांधी के जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे, तो वो दिन था आपका 9 जनवरी। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है मनाया जाता है आपका प्रवासी भारतीय दिवस। तो जो 2023 में मनाए जाने की बात कही गई है, क्योंकि 2022 का तो मनाया गया, तो 2023 में मनाई जाएगी। तो ये इंदौर मध्य प्रदेश में मनाई जाएगी और इसमें मुख्य अतिथि जो है द्रौपदी मुर्मू होगी। द्रौपदी मुर्मू होगी, याद रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत के महिला राष्ट्रपति हैं और प्रथम जो है आपका अल्पसंख्यक महिला राष्ट्रपति हैं। इससे पहले महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा देवी पाटिल सिंह रह चुकी है, जो 2007 से 2012 के बीच अपनी सेवा दी थी। अब इंदौर की बात आती है, तो इंदौर के बात आते ही एक बात आपको ध्यान आना चाहिए कि स्वच्छता रैंक में भारत का प्रथम स्थान पे रहने वाला शहर आपका इंदौर है, जो आज से नहीं कई सालों से अपना जो है ये सत्ता कायम रखा है। इसके बाद प्रवासी भारतीय दिवस, महात्मा गांधी के आगमन 9 जनवरी 1915 को आए थे, तो इसी कारण जो है 9 जनवरी को आपको प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें 2023 में ये मनाया जाएगा आपको 8 से लेकर 10 जनवरी के बीच। अब एक प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 में गए थे। 1893 से आपको एक चीज और याद होना चाहिए कि जिस शिकागो में ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था, उसमें विवेकानंद जी जो भारत के तरफ से भाषण दिए थे, जो आज भी हमारे लोगों के जेहन में बसे हैं, तो ये आपका 1893 में ही होता है। तो ये सभी बात आप ध्यान में रखेंगे। अब महात्मा गांधी जब 1915 में आता है, तो आपसे एक बात पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि महात्मा गांधी को जो है मतलब व्यक्तिगत रूप से सक्रिय रहे किस आंदोलन में? तो चंपारण सत्याग्रह में, क्योंकि भारत में जो है ये 1915 में आए ही, तो 1917 में आपका चंपारण सत्याग्रह होती है, जो बिहार में है चंपारण। यहीं पे नील आंदोलन यानी तीनकठिया पद्धति के विरुद्ध में यह सत्याग्रह रखा गया था और राजकुमार शुक्ल ने इसे आमंत्रण किया था। तो महात्मा गांधी का ये प्रथम जो है सक्रिय आंदोलन रहा भारत में जो है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से जो है वो उपस्थित रहे। तो ये है आपका चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी से संबंधित और भी आंदोलन है, जैसे असहयोग आंदोलन है, इसके बाद आपका दांडी मार्च है, इसके बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन है। तो ये सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कल या परसों जो पीईटी का एग्जाम था, यूपी एसएससी पीईटी का, उसमें आपसे पूछा गया था कि जो दांडी मार्च है इसमें महात्मा गांधी को कौन से महिला भाग लेने के लिए प्रेरित किया था? तो वहां पे 4 ऑप्शन था, तो इनमें से कोई एक नहीं था, ये ऑप्शन था, तो वही राइट आंसर था, क्योंकि इसमें एक ही आदमी का साथ मिला था, वो था आपका अरुणा आसफ अली, जो ऑप्शन में नहीं थे। एक प्रश्न है यहाँ पे, संयुक्त अभ्यास
अभ्यास वज्र प्रहार भारत और किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास है। दोस्तों जो ये संयुक्त अभ्यास होता है ये आपको जरूर याद रखना चाहिए कुछ देशों का, खास करके अगर आप राज्य स्तर की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पे बड़े चुपके से ये क्वेश्चन छाप दिया जाता है कि भाई ये कहाँ का अभ्यास है। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रखना चाहिए आपको, है ना। तो ये जो वज्र प्रहार है ये आपका अमेरिका और भारत के साथ जो है थल सेना का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। एक बात यहाँ पे और छपी है, 2022 का 13वां संस्करण जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हिमाचल प्रदेश विजय हजारे ट्रॉफी जो क्रिकेट से संबंधित है इसके विजेता कौन है लेटेस्ट वाले की, तो हिमाचल प्रदेश है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो रणजी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी ये भी क्रिकेट से संबंधित है और लेटेस्ट वाली के विजेता आपका मध्य प्रदेश है और इन्होंने जो है महाराष्ट्र को हरा दिया है जो 41 बार के विजेता है। तो ये सभी बातें को आपको ध्यान रखना है अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो। दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि एग्जाम के पहले मैं 2 महीना करंट अफेयर कुछ पढ़ लूंगा तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि आपने जैसा आरआरसी ग्रुप डी 2022 में देखा कि करंट अफेयर जो है पिछले 1 साल से उठाना स्टार्ट किया। तो आपको अगर 8 से 9 महीने बाद भी कोई एग्जाम्स देने हैं तो थोड़ा बहुत करंट अफेयर, मैं ये नहीं कहता हूं कि रोज के तो हजारों करंट अफेयर बनते हैं तो आपको हजारों नहीं पढ़ना है, जो गिनी चुनी आपका जो व्यवस्थित किताब है उनकी बात जरूर मानना है। आपको YouTube पे 1000 टीचर मिल जाएंगे जो रोज का जो है 100 करंट अफेयर पढ़ाते हैं, आपको उतना नहीं पढ़ना है क्योंकि और भी चीज तो पढ़ना है ना। तो वेटेज इतना मत रखिए कि और विषय पर आप कम ध्यान दे पाए, लेकिन पढ़िए जरूर और गिनी चुनी क्वेश्चन पढ़िए। जैसे आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, मैंने पूरे बुक को नहीं चाहता तो पूरे बुक ही मतलब स्कैन कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है वही रखा जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में शतक लगाने वाले प्रथम बल्लेबाज कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा खास करके एसएससी के लिहाज से, क्योंकि एसएससी ऐसे प्रश्न को ढूंढते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर है सुरेश रैना। सुरेश रैना की बात करें तो तीनों ही फॉर्मेट में प्रथम बार शतक लगाने वाला खिलाड़ी है और ये इसलिए चर्च में है क्योंकि इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। आप जानते हैं ये धोनी के जो है सहपाठी रहे हैं, है ना, और चेन्नई सुपर किंग्स के तरफ से आईपीएल में खेलते थे, लेकिन इस बार जो 2022 का 15वां आईपीएल हुआ इसमें इसका चुनाव नहीं होने के कारण ये काफी ही मायूस हो गए और इसके बाद जो है कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से पूर्णतः संन्यास ले लिए। अब इनसे एक फायदा इनको होगा कि ये किसी दूसरे देश की तरफ से क्रिकेट खेल सकते हैं, क्योंकि बीसीसीआई का ऐसा नियम है कि जब तक आप संन्यास की घोषणा नहीं करते आप किसी अन्य देशों के साथ नहीं खेल सकते अगर आप भारत में नॉमिनेट प्लेयर हैं तो। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है हमारा वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए, क्योंकि अभी जो चल रहा है वित्तीय वर्ष ये चल रहा है आपका 2022-2023, लेकिन अभी इसकी गणना नहीं हुई है। अभी 2021-2022 के लिए जो वित्तीय वर्ष है, जो खाद्यान्न है, जो आपका अनाज है, उत्पादन में सर्वाधिक मात्रा किसकी है? तो ये क्वेश्चन हमारे ख्याल से पिछले 20 सालों से नहीं बदल रहे हैं कि भारत में सबसे अधिक खाद्यान्न में जो है हिस्सा आपका चावल का रहता है। ये देखिए पहले स्थान पे चावल है जो 130.29 मिलियन टन जो है रिकॉर्ड किए हैं। इस बार जो है काफी ज्यादा, वैसे तो हर साल यही फर्स्ट स्थान पे रहते हैं, लेकिन इस बार जो है रिकॉर्ड उपज दर्ज की गई है 130.2.9 मिलियन जो है टन। ठीक है, बात करें ओवरऑल संपूर्ण खाद्यान्न कितने हुए हैं मतलब इस वित्तीय वर्ष में 2021-2022 में, तो चावल के बाद दूसरा स्थान गेहूं का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो ओवरऑल टोटल उत्पत्ति हुई है खाद्यान्न की ये आपका जो है 315.12 मिलियन टन उपज हुई है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं पिछले वर्ष कितना हुआ था, पिछले वर्ष 310.74 मिलियन टन हुआ था, यानी पिछले वित्तीय वर्ष में 2020-2021 के लिए। तो अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं कोई भी स्टेट पीसीएस वगैरह की, तो आपको ये आंकड़ा भी याद रखना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न आपसे यहाँ पे है कि भारत सरकार ने चीनी, गेहूं और गेहूं के आटे के अलावा अब कौन सा अनाज है जिसके जो है निर्यात पे रोक लगा दिया है, क्योंकि देश में जो है हालत है उसको देखते हुए, क्योंकि इसकी जो है शॉर्टेज हो जाने के बाद महंगाई आ जाती है और कई सारी जो दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, उसको देखते हुए जो है भारत सरकार ने गेहूं पे रोक लगाया था, चीनी पे लगा दिया था और गेहूं के आटे पे लगा दिया था। लेकिन अब जो ब्रोकन राइस है, जो मतलब टूटा हुआ चावल रहता है, टूटा हुआ टुकड़ा चावल, इस पे भी रोक लगा दिया। अब टुकड़ा चावल किस देश को अधिकांश जाता है, तो ये अफ्रीका के जो गरीब कंट्री हैं वहां पे जाते थे, ठीक, ताकि इसे कम दाम में खरीद के वहां के लोग अपना सर्वाइव कर रहे होते थे। तो इस पे भी रोक लगा दिया है भारत सरकार ने। तो अब जो है भारत सरकार गेहूं, गेहूं के आटे, चीनी और ब्रोकन राइस, इन चारों पे रोक लगा दिया है। अब इसकी जो है आप अन्य सूचना तक
तक जो है निर्यात नहीं किए जाएंगे। एक प्रश्न है यहाँ पे कि देश में पहली बार 3.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी सुपर बासुकी का प्रचालन किस रेलवे यूनिट के द्वारा किया गया था? 17 अगस्त, जिस दिन आपका ग्रुप डी का एग्जाम चालू हुआ था, 17 अगस्त 2022 के प्रथम शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि देश के सबसे लंबी मालगाड़ी का क्या नाम दिया गया है। तो ये आपका नाम दिया गया है बासुकी। सुपर बासुकी जो है ये आपका दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा इसमें 5 इंजनों को जोड़ के ये 3.5 किलोमीटर लंबा मालगाड़ी बनाया गया और इसका प्रचालन किया गया। कहा जाता है कि आगामी समय में इसे इस प्रकार के जो है माल ढुलाई में यूज किए जाएंगे, इस प्रकार के तरकीब को, ताकि जो है समय और ईंधन दोनों की बचत होगी और मैन पावर भी कम लगेंगे। तो इसका नाम क्या है? बासुकी। एक प्रश्न यहाँ पे है, काफी इंपोर्टेंट रहेगा, इसे इंपोर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि जो अच्छे अच्छे एग्जाम है वहां में रामसर साइट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने रामसर साइट की संख्या हो गई है? दोस्तों जुलाई 2022 तक भारत में 54 रामसर साइट था, लेकिन अगस्त में जो है 21 और स्थानों को रामसर साइट में शामिल कर दिया गया है। तो दोनों मिला के जो है अब जो है 75 रामसर साइट हो गए हैं भारत में अगस्त 2022 के अनुसार। इसकी कहानी थोड़ी लंबी है, आराम से सुनिए, रामसर साइट से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो देश में कितने रामसर साइट हो गए? तो 75 हो गए। देश में सबसे अधिक रामसर साइट वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तो आपका तमिलनाडु है। यहाँ पे जो है देश के चौथा रामसर साइट का जो है स्थान है। इसके दूसरा स्थान आपका उत्तर प्रदेश का है। यहाँ पे 10 ऐसे जगह हैं जो रामसर साइट में नॉमिनेट है। अब रामसर साइट क्या होता है? जो जलीय स्थान होता है उसका संरक्षण जो है सरकार अपने हाथ में ले लेती है ताकि उसका उत्थान हो सके। ठीक है, भारत का पहला आर्द्र भूमि स्थल यानी रामसर साइट के रूप में चिन्हित किया गया था। यह आपका चिल्का झील है। चिल्का झील जो है भारत का लैगून झील है। ठीक है, और ये कहाँ है? आपका ओडिशा में स्थित है। इसे जो शामिल किया गया था 1982 में, यानी जब रामसर जो आपका कंजर्वेशन हुआ था उसमें जब भारत शामिल हुए थे तो देश में पहला जो चिल्का झील को ही दर्जा दिलवाया गया था। यूनेस्को के रामसर संधि के तहत 2 फरवरी 1971 को जो है रामसर सम्मेलन होती है। रामसर एक जगह का नाम है जो ईरान में है। ये शहर कहाँ स्थित है? ईरान में स्थित है। ये किसकी पहल है? तो यूनेस्को की पहल है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि भाई रामसर जो बैठक हुआ था तो कहाँ हुआ था? तो ईरान में हुआ था, क्योंकि रामसर जगह का नाम है और कहाँ है? ईरान में है। ये किसकी पहल है? तो यूनेस्को की है। यूनेस्को की मुख्यालय पेरिस में है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है ये आपका आंद्रे अजोलो है। कौन है? आंद्रे अजोलो है, जो फ्रांस के ही रहने वाले हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और आपका एक और प्रश्न इससे छूटा जा रहा है, जो कलिंग पुरस्कार है ये भी आपको यूनेस्को ही देता है। कलिंग पुरस्कार जो है ये भी आपका यूनेस्को ही देता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। एक प्रश्न आपसे यहाँ पे है, भारत का कौन सा राज्य पहला जो है हर घर जल वाला प्रमाणित राज्य बन गया है? आप जानते हैं केंद्र सरकार का स्कीम जो है ये आपका हर घर जल योजना है ना, जो जल शक्ति मिशन के तहत चालू किया था। तो ये केंद्र सरकार का योजना है। इसके तहत जो है प्रथम सर्टिफिकेट जो है गोवा राज्य को दिया गया है। गोवा राज्य को हर राज्य में हर घर में जल की जो है पहुंच हो गई है, ऐसा जो है मतलब सर्टिफाइड किया गया है। बात करें गोवा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो आपका जो है प्रमोद सावंत है। ठीक है, प्रमोद सावंत आपका गोवा के मुख्यमंत्री है। और जो है पिल्लई याद रखेंगे, इसका नाम तो और भी बड़ा है लेकिन आप जो है पिल्लई याद रखेंगे। ये आपका जो है राज्यपाल है गोवा का। गोवा में भी बीजेपी की बहुलता वाली सरकार है, हालांकि महागठबंधन से बनी है। ठीक है, अब जो हर घर जल वाला प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश की बात आएंगे तो ये भी आपका दादर नगर हवेली एवं दीव है, यानी गोवा के आसपास ही है ये भी। तो दोनों आप याद रखने में काफी जो है सहूलियत होगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि दादर नगर हवेली और आपका जो है दमन एवं दीव को मिला के एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इसी कारण केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या वर्तमान में भी 8 है, क्योंकि पहले तो 7 था और जम्मू कश्मीर और इनसे बनेगा तो 2 लद्दाख बन गया और जम्मू बन गया तो ये 2 बन गया, तो 9 होना चाहिए, लेकिन इन दोनों को मर्ज करके एक ही बना दिया गया तो 8 ही है। ठीक है, तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। हर घर जल योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को किया गया था। ठीक है, जल शक्ति मिशन के नाम से, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न यहाँ पे है, देश के 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर क्या है? तो जो देश के 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर है ये सवाज इसका नाम दिया गया है। इसका जो है बेसिक इसका जो है ये सिंह है, सिंह ही नाम है, लेकिन गुजराती भाषा में से सिंह के बच्चा को सावक जैसे अपन लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे गुजराती भाषा में से सवाज नाम दिया गया और सवाज जो है 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर घोषित किया गया है, मस्कट घोषित किया गया है। 36वें राष्ट्रीय खेल की शुरुआत 29 सितंबर 2022 है ना से 12 अक्टूबर 2022 तक होनी है और ये संपन्न हो चुकी है। ये आपका गुजरात में हुआ है। इससे पहले आपका जो है
35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है ये आपका 2015 में ही हुआ था। ये लगभग 7 साल के बाद जो है 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया है और गुजरात के ये विभिन्न 6 शहरों में खेला गया। दोस्तों आपको ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना है गुजरात के कितने शहर में होना है, तो आपका आंसर था 6 शहर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और मैंने रखा है कि छत्तीसगढ़ जो 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर है सिंह है, जिसे गुजराती भाषा में सवाज नाम दिया गया, जो मैंने अभी मौखिक रूप से बता ही दिया है। एक प्रश्न यहाँ पे है कि पहली बार राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों पहली बार राजीव गांधी, अब राजीव गांधी का नाम सुनते ही आपको एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ पे जो है कांग्रेस का सरकार होगा, क्योंकि आप एक तरफ जहां देख रहे हैं जो राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क जो था, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क, ये कहाँ था, असम में। इसका नाम बदल के सीधे ओरंग नेशनल पार्क कर दिया गया है, राजीव गांधी को डिलीट कर दिया गया है। तो ये बीजेपी मतलब वाली सरकार है। और ये आपका जो है राजस्थान अभी भी जो है कांग्रेस के द्वारा स्वचालित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राजीव गांधी ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया है राजस्थान में। ठीक है, और इसका मस्कट जो है शेरू होगा। क्या होगा, शेरू होगा। ये देखिए शेरू, ये आपका मस्कट है। राजीव गांधी जो और ग्रामीण ओलंपिक है, इसका शुभारंभ आपको राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किया गया है। ठीक है, इसमें जो है कई खेलों को शामिल किया गया है, जैसे कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल, खो खो, टेनिस, क्रिकेट इसमें शामिल किया गया है। और इसमें एक चीज आप देख सकते हैं कि बचपन का याद दिलाएगा, जो छक्का मारने पे आउट होते हैं ना, तो इसमें ऐसा नियम रखा गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न यहाँ पे है नियुक्तियां से, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति है। ब्रिटेन के नया प्रधानमंत्री के रूप में सितंबर 2022 में किसने शपथ ली। दोस्तों ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे ये आपका जो बोरिस जॉनसन थे। इसे कोरोना भी हुआ था, ध्यान रखेंगे, आपको तो पता ही होगा। ठीक है, तो इन्होंने त्याग पत्र दे दिया है। क्या दे दिया है, त्याग पत्र दे दिया है। तो त्याग पत्र के बाद जो नए प्रधानमंत्री है ये आपका लीज ट्रास है, लीज ट्रास। तो ये आपका जो है नया प्रधानमंत्री चुनी गई है यहाँ पे ब्रिटेन में। अब ब्रिटेन से एक और घटना सामने आया है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। प्रधानमंत्री को भूल जाना लेकिन इसे मत भूलना, ठीक है, क्योंकि भैया ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, इनकी मृत्यु हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये नया पीएम जो अभी एले ट्रेस आपने देखा, इसको 2 दिन के लीज ट्रेस जो देखा, इसको जो है नियुक्ति करने के 2 दिन के बाद ही इनकी मृत्यु हो जाती है, एलिजाबेथ द्वितीय की। तो इसके पश्चात जो है वहां का राजा कौन घोषित किया गया, क्योंकि आप जानते हैं ब्रिटेन में अभी भी राजा और रानी के द्वारा जो है शासन चलाया जाता है। वहां पे ब्रिटेन में राष्ट्रपति का काम करते हैं ये, और प्रधानमंत्री खाली चुने जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रिंस ऑफ वेल्स चार्ल्स तृतीय है, इसे जो है नव निर्वाचित जो है राजा का दर्जा दिया गया है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के मृत्यु के बाद। एक प्रश्न यहाँ पे है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो यूएनडीपी होता है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है, यानी इंडेक्स जो है, यानी रैंकिंग जो है, ये भारत का कैमा स्थान दिया है आपका यूएनडीपी ने। तो यूएनडीपी ने भारत को जो है 132वां स्थान प्रदान किया है 189 के देशों में। आप समझ सकते हैं कि हमारा विकास कहाँ चल रहा है और विकास कहाँ छुप गया है। वर्ष 2021 में ये जो है आपका यूएनडीपी के द्वारा भारत को 131वां स्थान प्रदान किया गया था। तो इससे भी आप तुलना कर सकते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। सर्वोच्च स्थान जो 1 नंबर पे है ये आपका स्विट्जरलैंड है। इसके अलावा सबसे अंतिम स्थान जो है दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जो है जुबा है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और खाली सूडान की राजधानी पूछेगा तो खार्तूम होगा, तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा और खाली सूडान की राजधानी खार्तूम। यूएनडीपी के अनुसार मानव विकास में भारत का स्थान अकॉर्डिंग टू 2022 132वां है, 21 के अनुसार 131वां है। एक प्रश्न है यहाँ पे आपका, कनाडा ओपन 2022 के पुरुष एवं महिला एकल के विजेता कौन है। तो कनाडा ओपन 2022 जिसे बैंक ओपन भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 2022 में पुरुष एवं महिला एकल के विजेता जो है ये पाब्लो कार्नोवस्ता है, और सिमोना हालेप ये आपका महिला एकल के विजेता है। एक प्रश्न यहाँ पे है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, ये क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी में पूछा गया था। अब ऐसा नहीं कि पूछ दिया गया तो आगामी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा आप बिल्कुल मन में जो है गलत फहमी बिल्कुल ना पालें।
विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए कांस्य पदक किसने प्राप्त किया? तो ये आपका जो है सात्विक और चिराग, ये पुरुष एकल में जो है कांस्य पदक प्राप्त किए थे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में जो है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के पुरुष एकल के विजेता जो है ये आपका विक्टर एक्सलेसन है, यही पूछा गया था ग्रुप डी में। इसके बाद महिला एकल के विजेता जो है अकेन यामागुची है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और भारत के लिए कौन जीता है कांस्य पदक? तो चिराग व सात्विक, इन दोनों की जोड़ी ने भारत के लिए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक प्राप्त करने में सफल रहे हैं। एक प्रश्न यहाँ पे, डायमंड लीग एथलेटिक्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? ये काफी इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है गोल्ड की बात है। जब भी गोल्ड की बात होगी भारत के लिए, आप उसे जो है अपना हाईलाइटर लगा दीजिएगा ऐसे प्रश्न में, क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नीरज चोपड़ा जो है ये आपका डायमंड लीग एथलेटिक्स जिसका आयोजन ज्यूरिख में हुआ था, इसमें जो है भाला फेंक के अंदर, क्योंकि आप जानते हैं नीरज चोपड़ा जो है जोवलिन थ्रो खेलते हैं, भाला फेंक से संबंधित है, तो इसके अंदर जो है गोल्ड जीते हैं। तो डायमंड लीग एथलेटिक्स में भारत के लिए गोल्ड किसने जीता? नीरज चोपड़ा। अब नीरज चोपड़ा के लिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 जो आपका 2021 में हुआ था, तो इसमें जो है आपका जो है नीरज चोपड़ा ने एकमात्र जो फर्स्ट गोल्ड ही मिला था, यानी एक ही गोल्ड मिल पाया, तो ये भी नीरज चोपड़ा के द्वारा ही जीता गया था भाला फेंक के अंदर। ठीक है, और ये 87.58 मीटर की जो है भाला फेंके थे, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से बात करें स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत के लिए प्रथम खिलाड़ी, तो ये आपका अभिनव बिंद्रा है, जो शूटिंग के अंदर 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जीते थे 10 मीटर में। ठीक है, और जो सेकंड व्यक्ति बने जो व्यक्तिगत रूप से गोल्ड जीते भारत के लिए, आपका नीरज चोपड़ा ही है, जो आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता। बात करें टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को 7 पदक प्राप्त हुए थे, जो 1+2+4 है। एक आपका गोल्ड है नीरज चोपड़ा के द्वारा, रवि दहिया और मीराबाई चानू के द्वारा जो है आपका 2 ये क्या बोलता है इसको रजत, और 4 जो है आपका कांस्य जीता गया था। एक प्रश्न यहाँ पे है, एशिया कप 2022 के विजेता कौन है? क्रिकेट के दीवाने इंडिया में तो काफी हैं, तो ये आप जानते ही हैं, श्रीलंका जीता है एशिया कप 2022। और किसे हराकर जीता है? तो ये आपका पाकिस्तान को हराकर जीता है श्रीलंका। और भारत तो राउंड से ही बाहर हो गए थे, जैसा कि आप जानते हैं। बात करें इसमें जो है तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे घोषित किया गया, मतलब ओवरऑल सभी मतलब पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छा प्रदर्शन के लिए, तो आपका बैनेंदु हसरंगा, जो यहाँ पे ये देखो हंस रहे हैं, इसका नाम भी है बैनेंदु हसरंगा, तो इसे घोषित किया गया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कुछ और रिकॉर्ड्स इसके देख लेते हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान के अतिरिक्त भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, हांगकांग की टीमें इस टूर्नामेंट में शामिल थी। ठीक है, तो कितने टीम हो गए? 1 2 3 4 5 6 टीम हो गए। ठीक है, भारत का तीसरा स्थान इसमें रहा है ना। पहला स्थान श्रीलंका, दूसरा स्थान आपका जो है कौन रहा? पाकिस्तान, और तीसरा स्थान आपका भारत। श्रीलंका के बैनेंदु हसरंगा को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। टूर्नामेंट में सर्वाधिक 281 रन पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने बनाए, और मोहम्मद रिजवान के से आप एक बात और याद रखेंगे, 2021 में T20 प्लेयर ऑफ द ईयर आईसीसी के तरफ से मोहम्मद रिजवान को घोषित किया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। और ओवरऑल T20 मतलब ओवरऑल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 के लिए जो है आपका शाहीन अफरीदी, जो पाकिस्तान के ही हैं, इसे घोषित किया गया है शाहीन अफरीदी को। और वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 आईसीसी ने घोषित किया आपका बाबर आजम को। तो ये तीनों पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, तो इनको आपको जरूर ध्यान रखना है, तीनों पाकिस्तान के ही हैं। बाबर आजम वनडे क्रिकेटर, मोहम्मद रिजवान T20 फॉर्मेट 2021, और इसके बाद जो है आपका शाहीन अफरीदी ओवरऑल आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021। इसके बाद जो है टेस्ट क्रिकेट में बात कर लेंगे तो जो रूट हो जाएगा, जो आपका इंग्लैंड का है, ये जो है टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 रहा है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की बात करेंगे तो जानेमन मलान है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका का है, जिसे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया है आईसीसी के द्वारा। तो इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी ने घोषित किया है आपका स्मृति मंधाना है, जो आपका भारत का ही है, आप इसे सभी जानते हैं स्मृति मंधाना जी को, तो ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा ये जो टूर्नामेंट हुआ था एशिया कप, आपका एशिया कप 2022, ये आपका कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, तो यूएई में हुआ था। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे आपका जो है पीडी नवंबर 2022 के संपूर्ण सार संग्रह। ठीक है,
वैसे तो क्वेश्चन हजारों हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मुझे लगा इसका मैंने 41 या 42 क्वेश्चन है इसमें, मैंने ऐसा आप लोगों के लिए लेकर आया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और दोस्तों, बहुत सारे बच्चों जो है मैथ के वीडियो के लिए कमेंट कर रहे हैं कि सर जैसे आप एनालिसिस में मैथ का वीडियो प्रोवाइड कराते थे, उसी प्रकार से मैथ का जो है 10-15 क्वेश्चन का एक वीडियो लाइए, ताकि मुझे जो है मैथ की रिवीजन हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैथ का भी वीडियो मिले। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और हो सके तो शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ ये पीडीएफ जैसा ही आप देख रहे हैं वैसा ही पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।